ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, तो अगले उस पे पॉइंट पे चलते हैं कि बायलैटरल प्रॉमिस की इजाजत आपको शरिया स्टैंडर्ड ने नहीं दी, और ये इसी तो बायलैटरल फिर प्रॉमिस की बेस पे आपके यहाँ फॉरवर्ड बुकिंग की जाती है पाकिस्तान में। सिर्फ जी एक अदनान, आप कंडीशन कुछ कह ऐसी रहे है हैं? कि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, अगर वन साइड पे अगर प्रॉमिस है तो अलाउड है, अगर सेकंड दोनों साइड पे प्रॉमिस है तो अलाउड नहीं है। सिर्फ इन सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इन्फर किया इस स्टेटमेंट से। ये पॉइंट आप सबने माइंड में रखना है कि जब भी ये इस तरह का प्रॉमिस, बायलैटरल प्रॉमिस होगा, दो तरफा होगा, तो उसकी इजाजत स्टैंडर्ड ने नहीं दी। और अगर एक तरफा होगा, यूनिलेटरल प्रॉमिस होगा, तो इस प्रॉमिस की इजाजत इस स्टैंडर्ड ने आपको दी है। ठीक है, अगले क्लॉज में चलते हैं। पैरेलल परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज इज नॉट परमिसिबल। इसका क्या मतलब है कि परचेज और सेल दोनों एक साथ इजाजत मतलब आप जो नहीं चीज है। परचेज कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। या तो पहले आप एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्टली। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन या फिजिकल पोजीशन ले लें, उसके बाद वो सेल हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी एक सेल कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ और पैरेलल आपने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें आपने पैरेलल सलम में, पैरेलल इस्तिस्ना में पढ़ी होंगी। वहाँ पैरेलल ये चीजें हो सकती हैं, सलम भी हो सकता है, पैरेलल इस्तिस्ना भी होता है। एक तरफ आपने कौन ऑर्डर दे दिया, क्योंकि इस्तिस्ना में सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी फौरन अदा करना जरूरी नहीं होता, उसकी डिलीवरी डेफर्ड होती है। तो आप उस डेफर्ड बेसिस पे एक पार्टी के साथ इस्तिस्ना करते हैं, और मतलब उसको ऑर्डर देते हैं कि मैन्युफैक्चर करे, और दूसरी तरफ आप ऑर्डर लेते हैं। तो ये दोनों आप आपस में पैरेलल अंजाम दे सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस चीज की इजाजत करेंसीज में नहीं है, क्योंकि करेंसीज में आपको मालूम है, चूंकि ये बेउस सर्फ है, इस वजह से जब तक उस करेंसी की आपको पोजीशन मिल नहीं जाती, आप उसको आगे सेल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक पैरेलल छोटा परचेज। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बिल डिस्काउंटेड से रिलेटेड है। बिल डिस्काउंटिंग में हमारे पास जैसे वहां से एक अ, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो कंफर्म्ड होता है, और आप उसको से सपोज आप किसी भी फाइनेंसिंग के अगेंस्ट उसको सेल कर देते हैं, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, इसको हम देखेंगे। क्योंकि वो पैरेलल ये होता है डिस्काउंटिंग की कि बात करें, पैरेलल हाँ डिस्काउंटिंग की बात करें, जी सॉरी, जी, बिल डिस्काउंटिंग की बात करें। बिल डिस्काउंटिंग की बात कर रहा हूँ जी हाँ। जी, क्योंकि उसमें बिल डिस्काउंटिंग जिसको कहते हैं ना कि एज इट इज तो नहीं होता, क्योंकि जी जाहिर है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसको उसकी खरीदो फरोख्त अगर आप फेस वैल्यू के अलावा करते हैं तो उसकी इजाजत नहीं है, जैसे कि बाकी स्टैंडर्ड्स में आपको ये बात मिलेगी। लेकिन हम जी करते ये कि उसी के प्राइस के इक्विवेलेंट, जो कि डिस्काउंटिंग के बाद जो भी उसकी बिल अमाउंट बनती होगी, उसके जी इक्विवेलेंट हम उसको कोई फाइनेंसिंग दे देते हैं। जी, फाइनेंसिंग दे देते जैसे हैं उसको जी। मुसावमा दे दिया हमने, जी तो वो मुसावमा सेपरेट गुड्स का होता है, उसका इस डिस्काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो ये होता है कि आप को पहले से ही कोई गुड्स आपको देनी पड़ती है। मतलब ये जो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं ना, इसकी जी एफडीबीसी लॉन्चमेंट से पहले, या उसकी एक्सपोर्ट या डॉक्यूमेंट भेजने से पहले पहले, जी एट द टाइम ऑफ शिपमेंट, इवन उससे भी पहले आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। वो चीज़ आप हम्म खरीदेंगे, कस्टमर को एजेंट बनाएंगे, वो कस्टमर उसको बेचेगा, और हम्म, जब बेचने के बाद, शिप करने के बाद, जब वो डॉक्यूमेंट्स आपको देगा, तो फिर आप उसको उसको मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि सिस्टम में एंट्री मार्क करके आप हम्म, वो लॉन्च भी कर देंगे और एफडीबीपी मार्क भी कर लेंगे। तो बेसिकली जब आपको पेमेंट आएगी, आपने उसके अगेंस्ट डिसबर्समेंट कर देनी है, जो आपने उस पर प्राइस लिखी हुई है, और उस प्रोसीड से जो कि इस बिल के अगेंस्ट आएगी, उससे आपने अपने मुसावमा को एडजस्ट कर लेना है। तो बेसिकली ये इस तरह से ट्रांजेक्शन होती है। एक्चुअल में कोई हमारे पास डिस्काउंटिंग हो नहीं सकती। हाँ, कुछ बैंक्स थे जिन्होंने, बल्कि अभी भी हैं, जो कि करेंसी सलम वगैरह करते हैं, तो उसमें इसी जो डॉलर के अगेंस्ट में वो कोई सलम कर लेते थे। लेकिन इसको बहुत सारे शरिया स्कॉलर्स इसको पॉजिटिवली लेते नहीं है, और ये स्टैंडर्ड भी उससे मना करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरेलल परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज इज नॉट परमिसिबल एज इट इनकॉर्पोरेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिडेटिंग फैक्टर्स। तो वो बता रहे हैं कि इसमें दो कुछ मतलब नाजायज फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स ये हैं: देयर इज नो डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ द टू करेंसीज बॉट एंड सोल्ड, एंड दस द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू बी टू अ डेफर्ड सेल ऑफ करेंसी। मतलब ये कि वो जो डिलीवरी और रिसिप्ट है दोनों करेंसीज की, जो कि जिनको खरीदा और बेचा जा रहा है, उनकी एक्चुअल कोई मतलब डिलीवरी और रिसिप्ट नहीं की जा रही। तो जिसकी वजह से
ये इन करेंसीज की डेफर्ड सेल इस तरह से जायज नहीं है। फिर आगे दूसरी रीजन वो बता रहे हैं, मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज कंडीशनल ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज। यानी कि आप पैरेलल अगर कर रहे हैं तो सफकतानी फी सफका का भी मसला आ गया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये मुझे या मैं ये जो खरीद रहा हूँ वो मैं आपको बेचूंगा, ये जो जो खरीद रहा हूँ, वो जो आप खरीद रहे हैं वो आप मुझे बेचेंगे। तो आप बेसिकली एक तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दो कॉन्ट्रैक्ट आपस में जमा है, जिसकी वजह से इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर वो अगली रीजन बता रहे हैं, बायलैटरल प्रॉमिस दैट इज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड दिस इज, मतलब एक तरह से ये बायलैटरल प्रॉमिस ही हुआ ना, कि अगर आप पैरेलल करते हैं, करेंसी की सेल करते हैं, तो क्या हुआ कि अगर फर्ज करें ए बी ए जो है वो बी से सर्टन करेंसी खरीद रहा है, फिर वही करेंसी अभी उसको मिली नहीं है, मतलब फौरन फौरन ही जैसे ही उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, फौरन ही सी के साथ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए के साथ बी के साथ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सी के साथ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो एक तरह से ये बायलैटरल प्रॉमिस हो गया कि दोनों तीन तरफों से प्रॉमिस की बात चली गई। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि इसमें यह इस्तेमाल पाया जाता है और इसमें इसकी वजह से इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है, अगले क्लॉज को देख लेते हैं। इट इज नॉट परमिसिबल फॉर वन ऑफ द पार्टनर्स इन मुशारका। ये वो बात है जो हमने शायद गारंटी में भी पढ़ी थी कि मुशारका या मुदारबा में जो रब्बुल माल है वो, जो सॉरी जो मुदारिब है वो रब्बुल माल को ये गारंटी नहीं दे सकता कि जो डॉलर का उतार चढ़ाव है वो मेरे जिम्मे है, उसका रिस्क मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें। तो इसकी इजाजत नहीं है, हमने ये वहां पर गारंटी के स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इट इज नॉट परमिसिबल फॉर वन ऑफ द पार्टनर्स इन मुशारका और मुदारबा टू बी अ गारंटोर फॉर द अदर पार्टनर टू प्रोटेक्ट द लेटर फॉर द रिस्क ऑफ डीलिंग इन करेंसीज। अब एक शरीक ने, रब्बुल माल ने डॉलर में पेमेंट की और मुदारिब जो है वो उसको ये गारंटी कर, अब उसका जो डॉलर में उसने दिया वो यहाँ पर पाकिस्तान में फर्ज करें कि वो पीकेआर में इन्वेस्टमेंट करे। हमने मिसाल दी थी कि अदनान साहब जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान आए सरमायाकारी करने के लिए, उन्होंने खिजर को अपने अपने पैसे दिए ताकि खिजर उसके ब्याह उनके ब्याह पे आगे सरमाया करे करे। लेकिन खिजर जो है लेकिन आपको डर है, अदनान साहब को डर है कि ये जो मैं डॉलर लेके आया हूँ, पाकिस्तान के हालात को कुछ पता नहीं है, डॉलर में ऊंच नीच हो सकती है। तो खजर साहब उनको गारंटी करें और बेफिक्र रहें, आपके डॉलर अमाउंट इंटैक्ट है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जितने पैसे में दिए हैं ना, जितने रुपीज में दिए थे मुझे, मैं उसी में आपको लौटा दूंगा। तो ये सूरत हाल नाजायज है, क्योंकि जो रब्बुल माल है, जो मुदारिब है, वो रब्बुल माल को या कोई भी शरीक दूसरे शरीक को गारंटी नहीं कर सकता। हाउएवर इट इज परमिसिबल फॉर अ थर्ड पार्टी। ये भी करेंसी के, अगर आपने आपको याद हो गारंटी के स्टैंडर्ड में ये बात आई थी कि कोई थर्ड पार्टी वॉलंटियरली उसको गारंटी करे, जिसके मैंने गवर्नमेंट की मिसाल दी थी कि गवर्नमेंट आकर गारंटी करे अदनान और खिजर के इस मुदारबा में, अदनान को कहे कि बेफिक्र रहो, मैं गवर्नमेंट तुम्हारे इसके पीछे खड़ा है, जो भी करेंसी का मसला होगा वो गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी। तो अगर थर्ड पार्टी गारंटी है तो फिर इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये पॉइंट पहले भी क्लियर हो चुका है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। 2/10 पे आ जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ करेंसीज डेट आर डेट ओड बाय द पार्टीज। क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली सेट ऑफ टाइप बात की जा रही है कि आप जो करेंसीज को एक्सचेंज कर लेना जो कि डेट्स हैं दोनों पार्टीज पर, तो सम हाउ यहाँ पर सेट ऑफ की बात हो रही है। ठीक है, इस क्लॉज को देख लेते हैं। सेट ऑफ में हम इसको वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बस एक दफा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ अमाउंट denominated in currencies that are debts established as an obligation on the debtor is permissible। कि जो डेट्स हैं वो डिफरेंट करेंसीज में अगर डोमिनेट कर रहे हैं, डिनोमिनेट कर रहे हैं, तो फिर इन ऑब्लिगेशंस को आपस में तबादला करना जायज है। इफ दिस रिजल्ट्स इन द सेटलमेंट ऑफ द टू डेट्स इन प्लेस ऑफ अ बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। यानी कि आप दो तरफा, मतलब फर्ज करें कि अदनान के पास खिजर के 1 लाख डॉलर हैं और खिजर के पास अदनान के 3 लाख या कितने 30 लाख डॉलर हैं, फर्ज कर लो। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से आपस में
करेंसियों का तबादला किए बगैर, बगैर इसके कि अदनान उनको 1 लाख डॉलर दें और ये 30 लाख रुपीस बाकायदा तौर पर दें, वो कह रहे हैं कि आपस में सेट ऑफ कर लें। सेट ऑफ होता ही यही है कि बिल्कुल वॉइड, मतलब जीरो समझा जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट आपको फिजिकली कोई कैश देने की या कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सेट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर देन है, और वो देन आपस में इक्विवेलेंट है, या कुछ एक सर्टेन अमाउंट इक्विवेलेंट है, तो ये खुद ब खुद माफ समझे जाएंगे। गोया ए ने बी को अपनी पेमेंट दे दी, बी ने ए को अपनी पेमेंट दे दी। जो हमने वो सेट ऑफ हो गया ना कंपलसरी सेट ऑफ हमारा आपस जो में। हमने कंपलसरी सेट ऑफ की कंडीशन बढ़ी थी, ये उससे बड़े सिमिलर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आगे फर्दर बात होगी, वहां पर हम इसको देख लेते हैं। दिस कवर्स द फॉलोइंग केसेस, वो दो केसेस बता रहे हैं यहाँ पे। इन दो केसेस को देख लेते हैं। पहला केस है कि डिस्चार्ज ऑफ टू डेट्स when one party owes an amount from another party denominated in dinar and the other party owes an amount from the first party denominated in dirham। वही मिसाल जो मैंने डॉलर और पीकेआर की दी थी, उसमें आप दीनार और दिरहम रख लें। इन्होंने यहाँ पर दीनार और दिरहम की मिसाल दी है। तो गालिबन इस बैकग्राउंड की वजह से कि एक हदीस है कि जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं उमूमन ये करता हूँ कि ऊंट बेचता हूँ, मैं ऊंट बेचता हूँ, और दीनार के इवज में ऊंट का सौदा करता हूँ। मतलब जो मेरे पास बंदा आता है खरीदने के लिए, मैं उसके साथ दीनार के इवज, मतलब मैं उसकी कीमत दीनार में मुकर्रर करता हूँ और ऊंट उसको बेच देता हूँ। लेकिन मैं एक्चुअल में दीनार नहीं लेता, बल्कि मैं एक्चुअल में दिरहम वसूल करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मेरा दीनार में है और मैं दिरहम में वसूल करता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कोई हरज नहीं। अगर ये जो तुम एक्सचेंज कर रहे हो उसी दिन के निर्ख के हिसाब से हो, उसी दिन के रेट के हिसाब से, दिरहम और दिनार भी आपस में ट्रेड किया करते थे लोग, तो ये अगर उसी दिन के हिसाब से हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। मगर ये कि तुम दोनों आपस में जुदा होने से पहले पहले ये चीज आपस में अंजाम दे दो, क्योंकि बेउस सर्फ है, लिहाजा आपस में एक दूसरे से जुदा होने से पहले पहले ये आपको कंप्लीट करनी है ट्रांजेक्शन। तो उस तनाजुर में शायद इन्होंने दिरहम और दीनार की बात की है। आप इस क्लॉज पे गौर करें तो ये बेसिकली मुकासा की बात कर रहे हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट बोथ में एग्री ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द दिनार एंड द दिरहम इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश द डेट्स। एक दूसरे के ऊपर जो डेट्स हैं उसको बुझाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। एक्चुअल में ये आपस में दिरहम और दिनार एक दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, बल्कि ये आपस में खुद ब खुद ही सेट ऑफ हो जाएगा, एक्सचेंज एक्सटिंग्विश हो जाएगा, होली और पार्शियली। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज अल मुकासा। ठीक है, ये इसको मुकासा कहते हैं, जो कि आपने इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड पढ़ा है। दूसरा क्लॉज देखते हैं, दूसरी क्लॉज में क्या कहा जाए। द क्रेडिटर्स मेकिंग पेमेंट ऑफ अ डेट ड्यू टू हिम इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम। अब दूसरी बड़ी सिंपल है, पहली वाली तो मुकासा की सूरत में होगी, दूसरी वाली में दूसरी पार्टी के ऊपर कोई डेट नहीं है, एक पार्टी के ऊपर डेट है। वो कह रहा है कि जब डेट की पेमेंट की बारी आई तो वो कह रहा है कि मैं डॉलर में नहीं दूंगा, मैंने डॉलर में तुमसे कर्जा लिया था, मैं डॉलर में नहीं दूंगा, मैं यूरो में दे दूंगा, मैं पीकेआर में दे दूंगा। तो वो कह रहा है कि इसमें कोई हरज नहीं है, प्रोवाइडेड द सेटलमेंट इज इफेक्टेड एज अ स्पॉट ट्रांजेक्शन एट द स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑन द डील। मतलब ये कि अगर वो चाहे कि अपना जो डेट है वो सेटल करे किसी दूसरी करेंसी में, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर वो जो उसका करेंसी का स्पॉट रेट है वो फिर उस पर लागू होगा। ठीक है, ये दो बातें आई होप के समझ में आ गई होंगी। 2/11 पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज, बस ये दो क्लॉजेस रह गए हैं तो मेरे ख्याल है उसके बाद खत्म हो जाएगा। 2/11 कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। ये हवाले की बात आ रही है, मैंने आपसे कहा था ना पीछे एक चीज हवाले की गुजरी थी, तो ये उसी की वजाहत है। मैंने मिसाल दी थी, फर्ज करें कि आपका भाई यूएसए में बैठा है, आपको पैसे चाहिए पाकिस्तान में, तो वहां से वो आपके लिए पैसे भेजता है। वो अपने बैंक में जाएगा या वो मनीग्राम या जो भी कोई एक्सचेंज कंपनी है उसके पास जाएगा, और उसको वो डॉलर देगा, क्योंकि उनकी करेंसी डॉलर में है, वो उसको डॉलर देगा। और वो जो एक्सचेंज कंपनी है वो यहाँ पर आपको पीकेआर में पैसे भेजेगी। अब वो यहाँ पर आपके अकाउंट में भी गिर सकता है, या फिर उनकी आप आउटलेट्स पे जाते हैं और वहां से भी आप रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली मनीग्राम और ये क्या होता है, इसके अलावा काफी सारे हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपका भाई वहां चला गया, ठीक है, वहां गया, उसने डॉलर दिए और उस कंपनी ने
डॉलर की एवज पाकिस्तानी रुपीज, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे भाई को जो कि पाकिस्तान में भेजा है बैठा है उसको आप दे दे, आपकी डिटेल्स वो दे दे। तो ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है, ये क्लॉज ये कह रही है कि यहाँ पर बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है, गौर कीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है। आपके भाई ने एक्सचेंज कंपनी के साथ एक खरीदो फरोख्त का मामला किया, उसने डॉलर की बस पीकेआर गोया खरीदा, लेकिन पीकेआर खुद अपने पास नहीं लिया, बल्कि उस कंपनी को कहा कि ये मेरे भाई को दे दो। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका खरीदो फरोख्त का, डॉलर की पीकेआर की खरीदो फरोख्त का, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर हवाले का। ऐसे ही ना, लॉजिकली ये बात समझ में आ रही है सबके कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए बेसिकली, कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका खरीदो फरोख्त का और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया हवाले का। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी क्लियर है बिल्कुल। जी सर क्लियर है। तो ये क्लॉज कह रहा है कि ये जो खरीदो फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये मुकद्दम है हवाले पर, पहले खरीदो फरोख्त हुई है फिर हवाला हुआ है। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो क्लॉज अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। मे बी अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूँ, खुद से क्लॉज पढ़े तो शायद आपको समझ में ना आए। ये यूएफी स्टैंडर्ड्स की बड़ी खूबी है कि वो लिखते इस अंदाज से हैं कि मुश्किल से ही समझ में आती है। क्या कह रहे हैं, इट इज परमिसिबल टू एग्जीक्यूट अ फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ मनी, इस बात की इजाजत है कि आप फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ मनी करें, रेमिटेंस करें इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट फॉर द ट्रांसफर, उस करेंसी से मुख्तलिफ हो जो कि एप्लीकेंट ने ट्रांसफर के लिए प्रेजेंट किया है, यानी हमारे केस में डॉलर अमाउंट। दिस ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ करेंसी एक्सचेंज इफेक्टेड थ्रू एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजिशन बाय डिलीवरिंग एन अमाउंट ऑफ करेंसी दैट इज एविडेंस्ड बाय अ बैंक ड्राफ्ट। हुआ क्या कि आपके भाई ने एक्चुअल में उसको डॉलर ही दिए, तो उस कंपनी ने एक्चुअल में डॉलर ही का पोजीशन लिया, और उसने जो पीकेआर उसको रसीद बना के दे दी या ड्राफ्ट बना के दे दिया। तो ये जो ड्राफ्ट है, ये जो रसीद है, बेसिकली पीकेआर की रसीद है। उसको गोया पीकेआर दिए, पीकेआर फिजिकली नहीं दिए, उसने गोया पीकेआर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में दे दिए, फॉलोड बाय द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट यूजिंग करेंसी दैट इज बॉट बाय द एप्लीकेंट। वो करेंसी जो कि एक्चुअली एप्लीकेंट ने परचेज की है उसको ट्रांसफर किया गया इसके फौरन बाद। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू चार्ज अ फी फॉर द ट्रांसफर। वो जो ये जो हवाला हो रहा है उसके लिए इंस्टीट्यूशन कोई चार्जेस भी ले ले तो इसमें कोई कवायद नहीं है, इसकी इजाजत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, 2/12 पे चलते हैं। इसकी दो क्लोजेज हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। पहली क्लॉज कहती है अमंग द, ये टाइटल दिया फॉर्म्स ऑफ डीलिंग इन करेंसीज बाय इंस्टीट्यूशंस, कि बैंकों के जरिए या इदारों के जरिए करेंसी की डीलिंग के क्या अहकामात हो सकते हैं। ये दो सूरतें उन्होंने बयान की। अमंग द फॉर्म्स दैट आर नॉट परमिटेड, अच्छा ये दोनों वो सूरतें हैं जिनकी इजाजत बेसिकली नहीं है, तो उन दो क्लॉजेस को उन्होंने लिखा है कि जिनकी इजाजत नहीं है। ये कह रहे हैं अमंग द फॉर्म्स दैट आर नॉट परमिटेड, that are not permitted in the is the customer of an institution entering into currency trading for an amount of money exceeding the amount of money he owns। क्या समझ में आ रहा है, कोई ट्राई करेगा। कोई ट्राई नहीं कर सर पा आप रहा। ही बता। मैं ही बता दूं। सही। ये जी अदनान भाई, आप ट्राई करना एक चाहेंगे। मिनट में जी हमने देखा था among the form of the other not permitted the customer institution to the currency trading for an amount money। ये मतलब किसी से मैंने बात कर रहा है कि जैसे यहाँ पे प्राइसिंग की बात हो रही है। वैसे तो यहाँ पे अगर कि इस तरह की ट्रेडिंग यूनिट है जिसमें प्राइसिंग जो है ना वो एक्सीड कर रही है उसकी दूसरे की प्राइस से, या मनी प्राइस एक्सीड फ्रॉम द मनी ही ओन्स, जो वो ओन कर रहा है उससे प्राइस उसकी एक्सीड कर रही है यूजिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज, और इसकी क्रेडिट फैसिलिटीज पे जिस तरह की बात कर रही है। इसी हद तक आपने कोशिश तो की है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि क्लॉजेस खुद से पढ़कर समझना काफी मुश्किल काम है। ये क्लॉजेस, इसकी बाज़ दफ़ा अरबी भी बड़ी मुश्किल होती है, अगर अरबी में है, उर्दू में है तो उर्दू मुश्किल होती है।
और अंग्रेजी भी माशाल्लाह से बहुत मुश्किल उनकी ताबीरात होती है, मुश्किल अंदाज में लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि अमंग द फॉर्म्स दैट आर नॉट परमिटेड, वो फॉर्म्स जिनकी इजाज़त नहीं है, वो ये है कि कोई भी कस्टमर बैंक के साथ किसी करेंसी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जो कि उसकी उसके अकाउंट में मौजूद पैसों से ज्यादा हो, फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ मनी ही ओन्स, उसकी एक्चुअल जो उसके पास है उससे ज्यादा की वो करेंसी एक्सचेंज कर रहा है। तो उसके अकाउंट में सिर्फ $50,000 है, लेकिन वो करेंसी खरीद रहा है बेसिकली 1 लाख की करेंसी। लेकिन ये होगा कैसे? ये कैसे होगा? यूजिंग क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय द इंस्टीट्यूशन। आपके यहाँ कन्वेंशनल बैंक ओडी फैसिलिटीज देते हैं, तो उन ओडी फैसिलिटी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप अपने पैसों से ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बैंक उस पर मार्कअप चार्ज करता है। आपके यहाँ रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी भी इसी तरह से है। हमारे यहाँ इस्लामिक में रनिंग मुशारका की फैसिलिटी भी तकरीबन इसी तरह से काम करती है। तो वो कह रहा है कि बेसिकली उसके पास उतने अकाउंट नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट फैसिलिटी बैंक की तरफ से दी गई है उसको यूज करते हुए कस्टमर किसी ऐसी ट्रांजेक्शन में आता है जो कि एक्चुअली उसके असल अमाउंट से ज्यादा होती है। क्या कह रहे हैं? दस एनेबलिंग द कस्टमर टू एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट ही वुड अदरवाइज बी एबल टू पे, क्योंकि उसके एक्चुअल जो पैसे उसके पास है उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन। अगर वो उसको ये क्रेडिट फैसिलिटी ना होती तो वो जाहिर है ये $1 लाख की पेमेंट नहीं कर सकता था। उसके पास चूंकि क्रेडिट की फैसिलिटी है तो उसको अवेल करते हुए उसने ये पेमेंट कर। याद रखिएगा, हमारे स्टैंडर्ड्स ने, एओपी स्टैंडर्ड्स ने इसकी इजाजत नहीं दी कि किसी क्रेडिट की फैसिलिटी को यूज करते हुए आप ज्यादा जितने आपके पास एक्चुअल में हैं उससे ज्यादा अगर आप कोई करेंसी का मामला करते हैं, चाहे कोई क्रेडिट फैसिलिटी क्यों ना यूज की हो, तो उसकी इजाजत आपको स्टैंडर्ड नहीं देता। ये पॉइंट मुश्किल है लेकिन आई होप समझ में आ गया होगा, सबके समझ में आ गया। देखिए, जिसका वो मेन ट्रस्ट है वो तो समझ में आ गया कि अगर आपके पास इस अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट है और उससे आप ज़्यादा की ट्रेडिंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से, और ज़्यादा ट्रेडिंग करने के लिए आपको उसके ऊपर कोई फाइनेंसिंग क्रेडिट फैसिलिटी लेकर उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउड। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, यही मुराद है। चले लास्ट क्लॉज पे चलते हैं, आखिरी क्लॉज पढ़ते हैं। इट इज नॉट परमिटेड फॉर द इंस्टीट्यूशन टू लेंड द कस्टमर a sum of money on the condition that currency dealing must be effected with that institution and not with any other। यानी कि बैंक कर्जा दे रहा है कस्टमर को इस शर्त पर कि तुम जो करेंसी खरीदोगे तो वो मुझसे ही खरीदोगे। इफ देर इज नो सच कंडीशन देन देर इज नो शरिया प्रोहिबिशन, कि अगर आप ये शर्त ना लगाएं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ये शर्त इस शर्त पर आप कर्जा दें कि तुम जो करेंसी एक्सचेंज करोगे वो मुझसे ही करोगे, तो इसमें सबसे बड़ी कबाहत क्या आ जाती है? मैं आपको कर्जा एक शर्त पर दे रहा हूँ कि रिबा आप की मुझसे ही कंडीशन होगी ना, खरीदोगे। रिबा की कंडीशन आ गई एग्जैक्टली ना, इसमें रिबा रिबा की प्रॉब्लम आ शर्त आ जाती है। गई। अब और उसमें आपने एक शर्त भी आ ज़्यादा, गई, बिल्कुल अगर सही बात है। अगर बैंक अपना मनी एक्सचेंज का बिजनेस करेगा तो यकीनन उसमें प्रॉफिट रखेगा, तो कर्जे के ऊपर सही बात है, प्रॉफिट तो मतलब रिबा ही हो गया ना। सही बात है, सही बात है। यहाँ पर बैंक जाहिर है उसको पाबंद कर रहा है कि मुझसे ही खरीदोगे, तो मुझसे खरीदोगे तो वो रेट जरा मार्केट से डिफरेंट होगा जिसमें बैंक का अपना फायदा होगा। तो इसकी वजह से इसकी इजाजत, क्योंकि रिबा की तरफ चली जाती है बात, तो इसलिए इसकी इजाजत नहीं है। और दूसरी कबात इसमें ये आ जाती है कि आप बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, आप दो उकूद मुआवजा को, आप बेसिकली दो उकूद को जमा कर रहे हैं, एक कर्ज और दूसरा अक़द मुआवजा यानी कि सेल। जी। कर्ज और सेल को बाहम जमा करना जायज नहीं है। ये भी एक दूसरी कंडीशन है शरिया की कि आप मुझे इस शर्त पर कर्जा दें कि मैं आपको ये चीज फला चीज बेचूंगा, तो ये कर्ज और बे की शर्त एक साथ जायज नहीं है। तो मैं आपको जैसे कर्जा दे रहा हूँ इस शर्त पर कि आप मुझसे करेंसी खरीदेंगे, तो ये शर्त जायज नहीं है। ठीक है। जैसे दो कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो सकते, एक ये भी कंडीशन बीच पे आ गई कि आपने एक कंडीशन तकरीबन लगा आप दी। कह हाँ, सकते आपने हैं, एक कह सेल सकते की हैं, लगा लेकिन दी इसमें और जब दूसरा जो असल रीजन है वो कर्ज का और इसका कर्ज वाला मामला है।
रिबा का सेल का जो मामला। मामला है, जी बिल्कुल बिल्कुल इन दो को आप जमा नहीं कर सकते। जी। लेकिन अगर आपने ये शर्त नहीं लगाई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अलग से उसको लोन दे दिया, बैंक ने उसको अलग से लोन दे दिया, अब वो आपसे ही खरीदता है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, कोई शर्त नहीं लगाई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जजाकल्ला सबने सर। सुना, मुझे बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करते हैं आप सब लोग, बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं रात के इस पहर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो, जजाकल्ला, आई थैंक होप यू कि मैम। आप सब एंजॉय कर रहे नहीं होंगे। नहीं सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये बर्दाश्त कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे मैं तो सीरियसली इंजॉय कर रहा हूँ, बाकियों का नहीं पता। मेरे ख्याल में जो बर्दाश्त करें वो आज अवेलेबल नहीं है। हैं? हाँ, जो बर्दाश्त कर रहे सही हैं वो आज सही कह अवेलेबल रहे नहीं हैं। है। ये कयास आपने अच्छा किया। नहीं देखा, अच्छा गुमान रखना चाहिए एक मोमिन को दूसरे मोमिन के बारे में। वैसे मजाक हमेशा नहीं कह अच्छा रहा हूँ मैं, गुमान रखना चाहिए। इस्तेलाह कह रहा हूँ वैसे मैं वैसे एक तो। चीज बात कर रहा था कि हुक्म भी है ना कि मोमिन एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखें। तो अच्छा गुमान रखेंगे, हम सबकी जिंदगियां अच्छी रहेंगी। बुरा गुमान रखेंगे, हम सबकी जिंदगियां बदतर होती चली जाएगी। चले जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल हम फिर कौन सा स्टैंडर्ड करेंगे? कल जैसे ग्रुप में डाल दें कोई भी जो सही लगे। सर कल कल का तो ऑफ है ना, वीकेंड आपने कहा तो ऑफ होगा, मंडे टू वीकेंड में देखें, अब फ्राइडे। हमने कल चूंकि छुट्टी कर ली तो मेरा ख्याल है कि वीकेंड पे एक क्लास रख लेते हैं। आप ये देखें, जी। या तो सैटरडे रख लें या संडे रख लें। फिर मेरे ख्याल सैटरडे में चाहिए, संडे नहीं। सैटरडे रख लें अच्छा चलें, बिल्कुल। यार इस पर फिर डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप पर। ग्रुप में वैसे कर लें। सैटरडे को आप लोगों की क्लासेस भी होती हैं तो। वो 8 बजे तक चल रही होती क्लास, सात जी आठ हाँ, बज जी हाँ, जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ संडे फिर पे रख ले दस तो बजे ज्यादा बेहतर है। संडे, हाँ संडे, बिल्कुल संडे रख लेते हैं। तो क्योंकि चलें, वो एक क्लास भी चल ही रही ग्रुप होती है। पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ठीक है जी। जी, बहुत ठीक बहुत है जी, शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, जब आते हैं।